हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम करवाते हैं आपकी तैयारी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स, हाउ टू मेक इजी शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ अपने आप से खुद से अपना मटेरियल बनाने की। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 के स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से डेयरी फार्म मैनेजमेंट। एक दूसरा छोटा सा टॉपिक जो हम फटाफट कवर करेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट होता है क्या। सबसे पहले तो डेयरी फार्म जहाँ पे दूध का प्रोडक्शन होता है, किससे? काउस, बफलोज, कभी कभी गोट्स और शीप से भी। तो ऐसे में ये जो कैटल है या जो आपकी काउस एंड बफेलोज हैं, इनको कैसे रखना चाहिए, कैसी ईल्ड इंक्रीज करनी चाहिए। बिकॉज देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करती आई है पिछले कुछ सालों से और हो भी रही है। तो ऐसे में फूड रिक्वायरमेंट जितनी भी है इंक्लूडिंग मिल्क, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में हम लोगों को ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ता है, राइट। सो ये कैसे किया जाए, किस तरीके से एक डेयरी फार्म को मैनेज किया जाए। सबसे पहले तो डेयरी फार्म होता क्या है, डेयरिंग क्या होती है। अगर हम बात करें डेयरिंग, व्हाट इज डेयरिंग? डेयरिंग इज मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। सिर्फ जनरल एक तरीके से डेयरिंग जो है वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स for milk and its products for human consumption। यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमंस जो है, उनके कंजम्पशन के लिए एनिमल्स को मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स के लिए मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। तो ये तो हो गई डेयरिंग। अब डेयरिंग के अलावा दिया गया है आपको एक कॉन्सेप्ट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अच्छा, डेयरिंग और डेयरी फार्म मैनेजमेंट ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि ये मैनेजमेंट है, राइट। अब यहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है? डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। किससे? ताकि यील्ड इंक्रीज हो सके अलोंग विद द क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फार्म मैनेजमेंट में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में प्रॉपर सिस्टम्स और प्रोसेसेस यूटिलाइज किए गए हैं ताकि आपकी जो यील्ड है और जो उसकी क्वालिटी है वो मेंटेन की जा सके और उसको प्रॉपर तरीके से हम यूज कर सके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अगर मैं बात करूँ डेयरिंग की और डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बस ये है कि आपको डेयरिंग में ये बताया गया है कि क्या होता है, अब यहाँ पे फार्म मैनेजमेंट में किस तरीके से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स। काउस की बात करें, बफलोज की बात करें, तो गुड ब्रीड का होना या अच्छे ब्रीड का होना कैसे तय कर सकते हैं, या हम कैसे तय कर सकते हैं कि ये गुड ब्रीड का है? तो उसकी कुछ क्राइटेरिया है। अभी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल। यानी कि जो भी ब्रीड हम चूज करेंगे उसमें हाई मिल्क यील्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि इनहेरेंट होना चाहिए। आप इंजेक्शंस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे पहले यूज किए जाते थे बट दे वर लीगल। सो हाई यील्डिंग पोटेंशियल, जैसे कि आपने देखा होगा जर्सी काउ जो होती है वो ज्यादा मिल्क देती है, बेटर मिल्क देती है। सो हाई यील्डिंग पोटेंशियल, और ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी, आप कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में बेस्ड है। जैसे हम कहते हैं ना कि पंजाब की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ दूध और लस्सी वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, पंजाब के दूध की तारीफ की जाती है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे बहुत सही है, तो इस वजह से हेल्प होती है। साथ ही एल्यूवियल सॉइल है, फॉडर अच्छा है, तो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी ब्रीड को बेटर बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला कि दे शुड हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल, और ये क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा। सेकेंड, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। अगर आपकी काऊ या बफेलो आधे टाइम बीमार रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि
जो मिल्क प्रोडक्शन है उस पर असर पड़ेगा। सो इसमें बहुत ज़रूरी है कि रेजिस्टेंस टू डिजीज़ होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारी डिजीजेस होती हैं तो उनसे बचना होना चाहिए, थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर होती है। अब ये तो हमने कर लिया कि चलो गुड ब्रीड सेलेक्ट हो गई हमारी, हमें ये भी पता चला कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है। अब यील्ड पोटेंशियल को रियलाइज कैसे करें, यानी कि यील्ड पोटेंशियल है लेकिन उसको रियलाइज कैसे करें। रियलाइज करना मतलब उसको एक्चुअली में, मतलब थ्योरी में मुझे पता है कि जर्सी काऊ बहुत अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, चलिए उसकी रेजिस्टेंस भी है, तो ये जो यील्ड है, हाई यील्ड है, इसको मैं थ्योरी से प्रैक्टिकल में कैसे लाऊं, तो इसकी अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यील्ड पोटेंशियल में कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यील्ड पोटेंशियल में जो सबसे पहले आता है वो आता है कि आपकी जो भी कैटल है इट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ध्यान कैसे रख सकते हैं, देखिए हर एक में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ब्रेक डाउन करके दे रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए टू रिमेंबर। वेल लुक्ड आफ्टर में हाउस्ड वेल सबसे पहला है, ठीक है, हाउस्ड वेल हो गया। सेकेंड हो गया कि शुड हैव एडिक्वेट वाटर, और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ डिजीज फ्री एनवायरमेंट। हाउस्ड वेल, वेल लुक्ड आफ्टर में पहला है हाउस्ड वेल, यानी कि एक प्रॉपर शेड होना चाहिए, ठीक है, फीडिंग का अलग एरिया होना चाहिए, उनकी जो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वो क्लीन होनी चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो, देखिए कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने हिसाब से क्लीन एनवायरनमेंट में रहेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा फील करेगा, उसकी जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी उसके सिस्टम्स हैं वो बेटर होंगे। हमारा यहाँ पे क्या है मकसद, यील्ड पोटेंशियल को बढ़ाना। सो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दे आर हाउस्ड वेल, शेड अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी बहुत अच्छा होनी चाहिए क्वांटिटी में, बिकॉज दे आर रुमिनेंट एनिमल्स, जुगाली करते हैं, उनको पानी चाहिए होता है, तो पानी होना चाहिए एडिक्वेट। साथ ही साथ डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, गंदगी है, कूड़ा है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो डिजीज़ को तो ये नहीं होता है ना, तो इसीलिए डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो जो इनकी फीडिंग है, यानी कि जो भी फॉडर दे रहे हैं हम इनको, ये एक तरीके से साइंटिफिक होना चाहिए थोड़ा सा। अब साइंटिफिक कैसे होगा, जैसे कि हमने क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की, तो ये देखना चाहिए कि उनको जो फॉडर की क्वांटिटी दी जा रही है और जो क्वालिटी दी जा रही है वो अप टू द मार्क हो, वो प्रॉपर हो, मतलब स्पेशल एम्फेसिस देना चाहिए कि किस टाइप का फॉडर है। फॉडर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो आप चारे के साथ मिला के कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स वो उनको दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ फीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब तीसरा, स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस प्लस हाइजीन। किसकी, जो काउज हैं, बफेलोज हैं, जो कैटल है उसकी, साथ ही साथ जो इनको हैंडल कर रहे हैं उनकी भी, ठीक है, तभी जाके ये जो आपकी पूरी, जो हम यहाँ पे यील्ड पोटेंशियल को रियलाइज करने की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन में अगेन जो आपका वो शेड है, जो आपका हाउसिंग है, जो आपका वाटर है, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाइजीन में एक और चीज़ आएगी कि अब तो जैसे मिल्किंग बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो गई है, मशीन से मिल्किंग होती है, बट जो हैंडलर्स होते हैं, यानी कि जो उनको हैंडल करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, दूध निकालते हैं, उनका भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्लीन होना, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होना ज़रूरी है। मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेम्परेचर पे, हाइजीनिकली इन प्रॉपर कंटेनर्स होनी चाहिए, तभी जाके जो हमारा यील्ड पोटेंशियल है वो प्रॉपर होगा। मान लीजिए कि आपकी जो कैटल है उसने अच्छे से दूध दिया, आपने अच्छे से उसको निकाला, आपने कंटेनर्स में ही रखा भी, लेकिन अगर उसको स्टोरेज प्रॉपर नहीं मिली या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं मिला, वो खराब हो जाएगा। तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स हम जो फॉलो कर रहे हैं वो बेकार हो जाएंगे, है ना। इसलिए हर एक पॉइंट का
अपना एक तरीका है, अपना एक ज़रूरत है जो फॉलो किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो कुछ और पॉइंट्स हैं कि रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, जो उनका शेड है, जहाँ भी उनके रहने की जगह है, उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए कि गंदा तो नहीं है, उनको वहाँ पे कहीं टूट तो नहीं रहा है कुछ, या उनको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है वहाँ पे। देखिए, हर किसी को खुली सांस लेने वाली जगह चाहिए, तो बहुत कम कम जगह में बहुत सारे एनिमल्स तो नहीं ठूस दिए हैं, ये सब चीज़ें देखनी है। गंदगी तो नहीं है, डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट है कि नहीं, ये साथ ही साथ रेगुलर विजिट्स होनी चाहिए वेट की। वेट उनको रेगुलरली चेक करे कि कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है, जो काउज एंड बफेलोज हैं। यही जब सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी तभी आपकी डेयरी फार्म मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके अगर ये नहीं होता है, ठीक है, तो चाहे आप कितनी भी चीज़ें कर लें, चाहे आप उनको कितना भी अच्छा कर लें, हो सकता है उनकी वेट्स की अगर आपकी नहीं होती है विजिट, तो अंदर ही अंदर कोई बीमारी हो, आपको पता ही ना चले। हर चीज़ का मैंने जैसे पहले कहा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो प्ले कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि टाइम टू टाइम हर चीज़ चेक हो। रोज़ शेड चेक करना है, रोज़ चेक करना है कि पानी ख़त्म तो नहीं हो रहा है, पानी की पीने की जगह को भी ढक के रखें ताकि वो गर्म ना हो जाए। फिर जो आप डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट है वो चेक करिए, गंदगी तो नहीं है, क्लीनलीनेस पे रखिए, खाने का चारा जो है वो ध्यान रखिए, वो चेंज करिए। तो ये सब चीज़ें जब फॉलो करेंगे तभी डेयरी फार्म मैनेजमेंट या डेयरिंग एक प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये है आपका आज का टॉपिक। आई एम होपिंग समझ आया होगा, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, बट हाँ, जैसे कि मैं कहती हूँ एनसीईआरटी से रीड ज़रूर करना है। अभी जैसे ही आपने वीडियो देखना ख़त्म किया है, तुरंत एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर। उसके तुरंत बाद आपको चैप्टर्स में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, बीट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है आपके, तुरंत सॉल्व कर लीजिए। इसमें से सोचिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीट पोटेंशियल को रियलाइज करने के क्या तरीके हैं, तो ये आपके सामने है। मैं हर चीज़ पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन करके दे रही हूँ ताकि आपको याद रखने में इजी हो। फाइन, सो यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, जहाँ मिस्टेक हुई एक बार फिर से कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर से वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो डू कॉन्टैक्ट अस, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या डिफिकल्टी है। साथ ही साथ दूसरे टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं सोशल मीडिया के, आप वहाँ हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। सो स्टार्ट रीडिंग, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।